नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। अभी आपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू देखा होगा, उसमें आज प्रधानमंत्री मोदी ने उन सारे सवालों के जवाब दिए जो पिछले कुछ दिनों से चुनाव कैंपेन के दौरान उठाए गए। उन सारे इल्जामात पर सफाई दी जो नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी पर, योगी आदित्यनाथ पर लगाए गए चुनाव के कैंपेन के दौरान। चाहे वो सवाल चुनाव में ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल का था, चाहे अजय मिश्रा टेनी को लखीमपुर खीरी केस में बचाने का हो, नरेंद्र मोदी से किसानों की नाराजगी का हो, या फिर इंटरनेशनल मीडिया में भारत की बदनामी का। ये वो सवाल है जो हर रोज पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये पूछा जाता है, क्या इन विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीतेगी? क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे? इन सारे सवालों के जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने दिए। नरेंद्र मोदी ने यूपी में वोटिंग से पहले यह दावा किया कि उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। पीएम मोदी ने कहा, सिर्फ यूपी नहीं बल्कि बीजेपी 5 राज्यों में चुनाव जीतेगी और पूरे बहुमत की सरकार बनाएगी। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने इस धारणा को तोड़ दिया कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी अगर साथ आ गए हैं तो उनके वोट जुड़ जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में यूपी के 2 लड़के वाला फॉर्मूला काम नहीं आएगा। इससे पहले भी 2 लड़के और भुआ साथ आकर देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव के अहंकार पर चोट की। कहा, यूपी के 2 लड़के इतने अहंकारी हैं कि उन्होंने पिछले चुनाव से पहले गुजरात के 2 गधे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसका जवाब यूपी की जनता दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जहां भी बीजेपी को काम करने का मौका मिला है, वहां चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी की जगह प्रो इनकम्बेंसी का माहौल बना है। नरेंद्र मोदी ने याद दिलाया कि 2014 में, 2017 में, 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में नतीजों ने इन थ्योरी को गलत साबित कर दिया कि यूपी में एक बार के बाद उस पार्टी को मौका नहीं मिलता जिसने सरकार बनाई हो। नरेंद्र मोदी ने इस इंटरव्यू में अपने फेवरेट सब्जेक्ट वंशवाद की बात की। वंशवाद पर करारा हमला किया, कांग्रेस के वंशवाद का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने संसद में किसी के दादा, नाना, पिता या मां के खिलाफ नहीं बोला, बल्कि उन्होंने सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में बोला जिन पर जिम्मेदारियां थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझाया, जब वो फेक समाजवादी कहते हैं तो उसका मतलब भी परिवारवाद ही है। उन्होंने बताया कि उन्हें एक चिट्ठी मिली थी जिसमें बताया गया था कि यूपी में एक ही परिवार के लोग 45 पदों पर कब्जा जमाए हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने इतिहास की बात की। उन्होंने याद दिलाया कि राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, ये नेता भी समाजवादी हैं, लेकिन इन समाजवादी नेताओं का परिवार कहीं नजर नहीं आता। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में बात करते हुए योगी ने याद दिलाया कि यूपी में पहले गुंडे और माफिया का बोलबाला था, लेकिन योगी के राज में गुंडे या तो सरेंडर कर चुके हैं या यूपी छोड़कर भाग गए हैं। आज उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां निडर होकर घर से निकलती हैं। मोदी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने लोगों के मन में सुरक्षा का भाव भरा है, लोगों को सिक्योरिटी का भरोसा दिया है। उन्होंने बताया कि चाहे कुंभ का आयोजन हो या कोरोना मैनेजमेंट, योगी आदित्यनाथ ने हर जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया। और मोदी ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि सिर्फ यूपी नहीं, 5 राज्यों में बीजेपी अच्छी तरह से चुनाव जीतकर सरकार बनाएगी। चुनाव घोषित होने के बाद मैं किसी राज्य का दौरा नहीं कर पाया हूं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कुछ मर्यादाएं रखी थी और मेरा प्रयास रहता है कि मैं मर्यादाओं का पालन करूं। लेकिन वर्चुअली मुझे बीच बीच में कार्यकर्ताओं से बातचीत करने का अवसर मिला है। चुनाव का समय हो या न हो, भारतीय जनता पार्टी संगठन में हो या सरकार में हो, हम हमेशा जनता जनार्दन की सेवा में लगे रहते हैं। और जब सरकार में होते हैं तो बहुत
अधिक तीव्रता से, अधिक विस्तार से, सबका साथ, सबका विकास, इस मूल मंत्र को लेकर के जी जान से जुटे रहते हैं। और मैं इस चुनाव में भी सभी राज्यों में देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लहर है। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका इन सभी 5 राज्यों की जनता देगी। और ये भी सही है कि जिन राज्यों में हमें सेवा करने का मौका मिला है उन्होंने हमें परखा है, हमारे काम को देखा है और उसका परिणाम होगा। पहले के जमाने में पॉलिटिकल फील्ड में एनालिसिस करते समय एक शब्द पॉपुलर हो चुका है, एंटी इनकम्बेंसी। मैं समझता हूं कि हमारे देश में वक्त बदला लेकिन कभी कभी टर्मिनोलॉजी नहीं बदली। और ये कारण ये है कि पहले जो सरकारें चलती थी वो फाइलों पे हस्ताक्षर करना, मनमर्जी के लोगों की फाइल को प्रायोरिटी देना, योजनाएं चुनाव को केंद्र में रख के घोषित करना और कभी कभी जाकर के फीते काट के चले आना, शिलान्यास करके चले आना। डिलीवरी के तरफ कभी योगदान उनका ध्यान नहीं रहता था। उनको लगता था घोषणा हो गई, यानी विज्ञान भवन में दिया जलाया तो उनको लगता था काम हो गया। और जब लोगों को काम नजर नहीं आता है और घोषणाएं बार बार सुनने को मिलती हैं, तब एंटी इनकम्बेंसी का जन्म होता है। लेकिन जब काम करने का प्रयास दिखता है, दिन रात की मेहनत दिखती है, आसपास में कुछ न कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, तो फिर एक विश्वास बनता है कि वहां हो रहा है तो कल मेरे यहां भी होगा। गरीब को घर उसको मिल गया तो कल मुझे भी गरीब हूं, मेरा घर इस बार लाइन नंबर नहीं लगा लेकिन कल मुझे मिलेगा। ये विश्वास पैदा होता है और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में जहां भी हमें स्थिरता के साथ काम करने का मौका मिला है वहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी का माहौल होता है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रो इनकम्बेंसी को लेकर के चुनाव में अधिक ताकत से उभर करके आती है। 2014 में हमें वोट मिला, फिर 2017 में मिला, 19 में, हाँ। फिर 2019 में मिला, यानी 3 बार मिला। मतलब जो पुरानी थियरी है एक बार आओ एक बार जाओ वाला उत्तर प्रदेश ने पहले ही नकार दिया है। जब पहले ही नकार दिया है तो अब क्यों आगे बढ़ाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अनुभव किया है कि हमें 14 में स्वीकार किया, फिर काम देखा 17 में स्वीकार किया, काम देखा 19 में स्वीकार किया, काम देखा 22 में स्वीकार करेंगे। कल उत्तर प्रदेश में पहले फेज की वोटिंग होनी है। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ की बहुत तारीफ की प्रधानमंत्री मोदी ने। और आप जानते हैं कि यूपी के चुनाव में जीत के लिए बीजेपी इस बार लॉ एंड ऑर्डर को अपना ट्रम्प कार्ड मान रही है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ ये सब जब कैंपेन करते हैं तो अपनी रैली में कानून व्यवस्था पर काबू पाने का जिक्र करते हैं, कैसे गुंडागर्दी खत्म की, माफिया खत्म किया। तो आज मोदी ने माना कि यूपी के लोगों ने वो दौर देखा है जब बहन बेटियों को घर से बाहर निकलने में डर लगता था, लेकिन आज उन्होंने बताया हाल ये हो गया कि अपराधी खुद गले में तख्ती डालकर सरेंडर करने थाने आते हैं। मोदी ने याद दिलाया कि अपराधियों पर काबू पाने की वजह से कुछ नेताओं को तकलीफ हुई है, शायद इसीलिए वो उस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार बदले तो फिर गुंडा राज आ जाए। जब लोग उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के विषय की चर्चा करते हैं तो वहां के सामान्य मानवी के मन में पिछली सरकारों में जो उन्होंने मुसीबतें झेली है, जिस प्रकार से गुंडा राज चलता था, जिस प्रकार से माफिया की इच्छा के अनुसार ही सरकार के बाबुओं को काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता था, जिस प्रकार से इस प्रकार के दबंग लोगों को
सरकार में एक प्रकार से प्रतिष्ठा थी, आश्रय था। ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश ने बड़े निकट से देखा है। बहन बेटी घर के बाहर नहीं निकल पाती थी, ये उत्तर प्रदेश ने देखा है। आज उत्तर प्रदेश की बेटी कह रही है कि मैं शाम को अंधेरा होने के बाद भी अगर कहीं काम है तो जा सकती हूँ। ये जो विश्वास पैदा हुआ है वो मैं समझता हूँ सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और ये तब हुआ है, उत्तर प्रदेश में एक समय था गुंडे जो चाहे वो कर सकते थे। आज स्थिति ये है कि उनको हाथ जोड़ के कहना पड़ता है कि यहाँ बाहर मुझे रहना नहीं है, या तो मुझे जेल में ही रखो ताकि वहाँ थोड़ी बहुत तो मेरी जिंदगी बच जाएगी, क्योंकि मेरे पाप। और हर कोई सरेंडर कर रहा है। बहुत से लोग हो सकता है सही रास्ते पर भी आ जाएंगे, जब देखेंगे कि भाई अच्छे रास्ते से भी जीवन जिया जा सकता है तो हो सकता है अच्छे रास्ते पर आ जाएंगे। लेकिन योगी जी ने सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। कुछ लोगों को उसके कारण तकलीफ हो रही क्योंकि उनका कारोबार वही था। आज खास करके माताओं बहनों को जो सुरक्षा मिली है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए इतना बड़ा कुंभ का मेला हुआ, यानी हमारे देश में हुए कुंभ के मेलों में सबसे बड़ा कुंभ का मेला योगी जी के कालखंड में हुआ। करोड़ों की तादाद में लोग आए, कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं हुई, कहीं चोरी की भी खबरें नहीं आई, जेब कतरे की खबर नहीं आई। ये किसी भी समाज को संतोष देने वाला विषय है, ये गौरव करने वाला विषय है। और हिंदुस्तान में अगर सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए तो बुरा क्या है? कि हिंदुस्तान की जुडिशरी वाइब्रेंट है, हिंदुस्तान की जुडिशरी बहुत ही सक्रिय है और कभी कभी तो प्रोएक्टिव है। अगर ऐसा कुछ भी हुआ होता तो हिंदुस्तान की जुडिशरी ने जरूर कदम उठाए होते। और पीआईएल करने वालों की कमी नहीं है हमारे देश में। ऐसी बहुत बड़ी जमात है जिनकी रोजी रोटी पीआईएल पर है, तो वो तो तुरंत पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मतलब वो न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर काम करते हैं। ये तो इंटरव्यू का वो हिस्सा था जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ के काम बताए और ये बताया कि उत्तर प्रदेश में जनता उनकी पार्टी को, बीजेपी को, योगी आदित्यनाथ को वोट क्यों देगी, दोबारा फिर से क्यों चुनेगी। अब मैं आपको बताता हूं इंटरव्यू के वो हिस्से जहां पर उन्होंने विवादग्रस्त जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं उनके जवाब दिए। जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, खासकर रुहेलखंड में, तराई के इलाकों में इस बार एक बड़ा मुद्दा है केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का। आपको याद होगा लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में विपक्ष उन पर लगातार निशाना साध रहा है। इस मामले में अजय मिश्रा के बेटे की गिरफ्तारी हुई है। उनके बेटे की गाड़ी से इल्जाम यह है कि किसान मारे गए थे, लेकिन अजय टेनी इसके बावजूद मोदी सरकार में मंत्री बने हुए हैं। अब यह सवाल रोज उठाया जाता है। तो आज मोदी ने इस मामले में कहा कि इस बारे में पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से करवाना चाहती है उस तरीके से की जा रही है। योगी सरकार जांच कमेटी को पूरी तरह कोऑपरेट कर रही है, यानी किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रही है। और मोदी ने दावा किया कि इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट इससे संतुष्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी बनाना चाहती थी, राज्य सरकार ने सहमति दी। सुप्रीम कोर्ट जिस जज के नेतृत्व में तपास करना चाहती थी, राज्य सरकार ने सहमति दी। राज्य सरकार ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट की इच्छा के अनुसार सारे निर्णय करती है। अब यूपी के चुनाव प्रचार में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह देखने को मिलती है कि योगी जब भी अपने किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जिक्र करते हैं तो अखिलेश यादव कहते हैं यह प्रोजेक्ट तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने शुरू किया था। तो यह सवाल जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के आरोपों को वो मुख्यमंत्री योगी की सफलता के तौर पर देखते हैं। मोदी ने कहा पहले जब कोई प्रोजेक्ट बनता था तो अपोजिशन गड़बड़ी का आरोप लगाता था, लेकिन योगी सरकार की योजनाओं का विरोधी दल भी विरोध नहीं कर पाते, कोई कमी नहीं खोज पाते, इसलिए वो क्रेडिट लेने जैसी बातें करने लगते हैं। योगी जी की इतनी मेहनत और इतनी सफल योजना, उसको साकार करना और उसको कभी कोई एनकैश करने के लिए इधर उधर की बातें करता है, तो मैं उसमें से एक अर्थ ये निकालता हूं
कि योगी जी की ये योजना इतनी अद्भुत है, असंभव को उन्होंने संभव करके दिया है, तभी जाकर के विरोधी भी उसको कैश करने के लिए मैदान में उतर पड़े हैं, वरना विरोधी विरोध करता। कैश करने के लिए मैदान में उतरा है, मतलब योजना अच्छी है, योजना सफल है और सफल तरीके से समय सीमा में उसको पूरा किया है। और एक प्रकार से मैं इसको योगी जी की क्रेडिट मानता हूं। दूसरा विषय है, हमारे देश में एक कल्चर चला कि राजनेता और सरकारों का काम क्या, हर चीज पे हाथ डाल देना, बोलते रहना ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कभी इसके में, और कोई चीज दुनिया में उन्होंने छोड़ी नहीं है। कोई नेता मिल जाएगा वो कहेगा हम चंद्र पर मानवी भेजने वाले हैं, कोई नेता मिल जाएगा उसने कभी कहा होगा कि हम चंद्र पर व्यवस्थाएं खड़ी करने वाले हैं, और 100 साल के बाद भी, 50 साल बाद, 30 साल भी कोई कर देगा तो वो कहेंगे हाँ देखो हमने उस समय कहा था। तो ऐसे लोग तो बहुत मिल जाएंगे। तो मोदी ने इस विवाद का जवाब दिया, अखिलेश यादव के दावों का जवाब दिया कि यूपी में जो कुछ हो रहा है वो उन्होंने करवाया था। एक और बात है जिसको लेकर काफी विवाद होता है, वो है अखिलेश यादव के इस दावे का कि वो समाजवादी हैं। तो इसका जवाब मोदी ने दिया। कल यूपी में फर्स्ट फेज की वोटिंग है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश यादव पर निशाने लगाते हुए कहा कि जो लोग खुद को समाजवादी कहते हैं वो नकली समाजवादी हैं, वो समाजवादी नहीं बल्कि परिवारवादी हैं। मोदी ने कहा कि असली समाजवादी राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार जैसे नेता हैं। मोदी ने कहा आज लोहिया जी का परिवार कहां है, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार का परिवार तो नजर नहीं आता, इसलिए वो असली समाजवादी हैं। और इसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव की तरफ इशारा करते हुए कहा जो नेता आज खुद को समाजवादी कहते हैं उनके परिवार के 45 लोग किसी न किसी पद पर रह चुके हैं, तो वो समाजवादी कैसे हुए। ये पूरी तरह परिवारवाद है। लोहिया जी का परिवार कहीं नजर आता है क्या? वो भी तो समाजवादी थे। जॉर्ज फर्नांडिस का परिवार नजर आता है क्या? वो भी समाजवाद थे। नीतीश बाबू हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो भी तो समाजवादी हैं। परिवार कहीं नजर आता है क्या? ये समाजवादी लोग हैं। लेकिन ये लोग देखिए पूरा परिवार, मुझे एक बार किसी ने चिट्ठी भेजी थी, मैं तो भूल गया आज, उन्होंने कहा कि इनके परिवार से, ये सपा जो है उत्तर प्रदेश का, 45 लोग ऐसे थे जो किसी न किसी पद पर थे। एक ही फैमिली के 45 लोग। और किसी और ने मुझे कहा कि उनके पूरे परिवार में 25 साल की उम्र के करीब करीब सभी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। क्या ये परिवारवाद का लोकतंत्र के लिए खतरा है? इसलिए मैं कह रहा हूं। एक और कंट्रोवर्शियल सवाल है डबल इंजन की सरकार का। विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी से जुड़े कई नेताओं पर इनकम टैक्स और ईडी ने रेड मारी थी, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी का कहना है कि ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां बीजेपी के सहयोगी के तौर पर काम करते हैं। इस पर मोदी ने कहा कि वो करप्शन के खिलाफ लड़ाई का वादा करके सत्ता में आए हैं। अगर वो भ्रष्ट लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तो जनता को क्या जवाब देंगे। हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार ये दिमक की तरह देश को परेशान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऐसे लोगों के खिलाफ हर जनता ने हर बार आवाज उठाई कि नहीं उठाई है? अगर मैं कुछ न करूं तो जनता मुझे माफ करेगी क्या? जहां से भी सरकार को जानकारी मिलेगी, सरकार ने कदम उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? और कदम उठाने के बाद अगर देश के खजाने में अरबों खरबों रुपये आ रहे हैं तो मेरी तारीफ होनी चाहिए। अच्छा, चुनाव के समय हिंदुस्तान में हर बार चुनाव चलता रहता है भाई, तो सरकार काम करना बंद कर दे क्या? चुनाव आप एक बार तय कर लीजिए भाई, 5 साल में एक बार ही चुनाव होगा, सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, सभी राज्यों के साथ होंगे, केंद्र का साथ में होगा, सारा खर्चा भी बच जाएगा। तो फिर कभी ईडी भी नहीं दिखाई देगा, सीबीआई भी नहीं दिखाई देगा। अब क्या करें? वो तो सरकारी दफ्तर है, वो अपने अपने तरीके से काम करते हैं, वो स्वतंत्र तरीके से काम करते हैं। चुनाव बीच में आ जाता है, करेंगे क्या? वो तो अपने टाइम टेबल से चलते रहते हैं, जहां से उनको जानकारी मिलती है करते हैं।
सरकार का उसमें कोई रोल भी नहीं होता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, कल जिन इलाकों में वोटिंग होनी है वहां पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का अलायंस है। इनकी हर रोज चर्चा होती है, हर रोज पब्लिक मीटिंग होती है। आज नरेंद्र मोदी ने कहा वो यूपी के 2 लड़कों का खेल पहले भी देख चुके हैं। आपको याद होगा 2017 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन बनाकर लड़े थे, तब भी 2 लड़कों की चर्चा हुई थी। आज मोदी ने कहा कि 2 लड़कों को इतना अहंकार था कि उन्होंने गुजरात के 2 गधे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन यूपी की जनता ने अहंकार को जवाब दिया और इस बार भी दिया जाएगा। ये 2 लड़कों वाला खेल तो हमने पहले भी देखा था और इतना अहंकार था कि उन्होंने गुजरात के 2 गधे ये शब्द प्रयोग किया था और उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको हिसाब दिखा दिया। और एक बार तो 2 लड़के भी थे और एक बुआ जी भी उनके साथ थी, फिर भी उनके हाल नहीं बना, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस प्रकार के जोर से अगर किसी को 25 साल पर मताधिकार मिलता है, मान लो 25 साल पर चुनाव लड़ने का हक मिलता है, मान लीजिए, मताधिकार तो 18 साल में मिल जाता है, लेकिन 25 साल पर उसको चुनाव लो। लेकिन कोई पिताजी ऐसा कहे कि देखो मेरा ये बेटा है वो 10 साल का है, ये बेटा है 15 साल का, दोनों 25 के हो गए, उनको चुनाव लड़ने दो, तो कोई लड़ने देगा क्या? तो इस प्रकार के मेलजोल से चलता है क्या? मैं आपको नरेंद्र मोदी के जो इंटरव्यू के चुने हुए हिस्से सुनवा रहा हूं और आपको कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने आज जो कहा वो क्यों कहा, उसका मतलब क्या है, उसके पीछे मंशा क्या है। जैसे नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश में प्रचार करते हैं तो बार बार कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार होगी, इसलिए वोट दीजिए। जनता से कहा जाता है अगर केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होगी, बीजेपी की सरकार होगी, तो विकास तेजी से होगा। अब विरोधी दल के नेता कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार की बात कहकर बीजेपी के नेता वोटरों को एक तरह से धमकी देते हैं, डराने की कोशिश करते हैं, यह संकेत देते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो केंद्र से विकास के काम के लिए मदद नहीं मिलेगी, जन कल्याण के काम में रुकावट आएगी। तो नरेंद्र मोदी ने आज इसका जवाब दिया। मोदी ने कहा केंद्र अपनी किसी योजना में कोई भेदभाव नहीं करता। परिवार में भी माँ बाप हमेशा सभी भाइयों बहनों को कहते हैं कि देखो भाई हम सब मिलकर के इस दिशा में जाएं तो सब अच्छा होगा, और सब उसी दिशा में प्रयास करते हैं, कोई एक दूसरे के विपरीत नहीं करता है। इतना बड़ा देश है, अगर हम एक दूसरे से विपरीत करेंगे तो हमारे संसाधनों नष्ट हो जाएंगे, हमारे देश की भलाई करने की गति रुक जाएगी। और इसलिए देश के लिए बहुत आवश्यक है कि लोगों के कल्याण के काम हम मिल बैठ के करें और ज्यादा तेजी से करें। और उसमें भी अगर हम राजनीति करने जाएंगे, मेरा राज्य है मैं मेरी मर्जी से करूंगा, ऐसा करेंगे तो कितना नुकसान होता है। मैं एक योजना बताता हूं। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना गरीब जो बीमारी में है उसको 5 लाख रुपए तक बीमारी में स्वस्थ होने के लिए सहायता करता है। भारत सरकार करती है, पैसे भारत सरकार दे रही है, राज्यों को तो लेना है, देना कुछ नहीं है। कुछ राज्यों में अपनी अपनी योजनाएं हैं, हमें कोई इससे इतराज भी नहीं है, हम नहीं कहते कि योजना बंद करो। लेकिन इससे फायदा ये होता है कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक है और केरल गया हुआ है और वहां उसको कुछ हो गया, तो ये योजना ऐसी है कि केरल में भी उसको ट्रीटमेंट मिलेगी। उसको उत्तर प्रदेश में ही बीमार होगा तो लाभ होगा ऐसा नहीं, केरल में भी। इसका मतलब कि आयुष्मान भारत योजना से जोड़ना मतलब दोनों इंजन जुड़ जाएंगे तो गरीबों को लाभ होगा कि नहीं होगा। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको लगता है नहीं हम आयुष्मान भारत से नहीं जोड़ेंगे। दिल्ली में क्या ऐसी सरकार है। अब दिल्ली का नागरिक
हिंदुस्तान के किसी कोने में जाएगा और वहां कुछ हुआ तो उसको वो लाभ नहीं मिलेगा। अब क्या कारण है कि इसका विरोध किया जा रहा है? उसी प्रकार से हमने वन नेशन वन राशन कार्ड क्यों किया कि भाई कोई भी मजदूर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाएगा, एक ही राशन कार्ड होगा। अगर वो महाराष्ट्र में है तो भी उसको फेयर प्राइस शॉप से उसको अनाज मिल जाएगा। अब दो राज्य ऐसे निकले जिनको सुप्रीम कोर्ट को डंडा मारना पड़ा, कहना पड़ा कि भाई वन नेशन वन राशन कार्ड गलत क्या है, तुम लागू करो। अब इसलिए हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार होती है तो गरीबों को सबसे ज्यादा लाभ होता है। अब जैसे जीएसटी कानून आया, पहले हमारे देश में हर जगह पर टैक्सेशन की सिस्टम इतनी अलग अलग थी कि विदेश के निवेशक जो होते थे उनको बहुत दिक्कत होती थी। भाई हमें एक राज्य में अगर कारखाना लगाते हैं तो हमें वहां इस प्रकार का प्रॉब्लम होता है, दूसरे में लगाते हैं तो दूसरा होता है। अब जीएसटी होने के कारण उनको भी सहूलत हो गई। तो हम जो ये कह रहे हैं कि भाई डबल इंजन की सरकार, हम ऐसी व्यवस्थाएं करें, अपनी विविधता को बनाए रखना है, भारत की विविधता ही उसकी ताकत है, लेकिन व्यवस्थाओं को भी बनाए रखना है। और इसलिए हम कहते हैं कि जब डबल इंजन लगता है तो ताकत बहुत बढ़ जाती है, हमारी शक्ति वेस्ट नहीं होती है। हमें इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ देश का कल्याण, गरीबों का कल्याण, देश के युवाओं का भला, इतना ही हमारा अर्थ है। यूपी के चुनाव में एक बड़ा विवादित मुद्दा है किसानों की समस्याओं को लेकर, किसानों की मांगों को लेकर। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां कल फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है, यहां किसानों की तादाद बहुत ज्यादा है। कृषि कानूनों को लेकर जो आंदोलन हुआ था उसमें इस इलाके के काफी बड़ी संख्या में किसानों ने पार्टिसिपेट किया था। जयंत चौधरी इसी इलाके से आते हैं, राकेश टिकैत जिनकी बहुत चर्चा होती है वो भी इसी इलाके से आते हैं और ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ, योगी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ खुलकर प्रचार कर रहे हैं। आज मोदी ने कहा कि वो किसान कानून जिनको लेकर इतनी कंट्रोवर्सी हुई वो किसानों की मदद के लिए बनाए गए थे। ये बात लोग बाद में समझेंगे कि किसान कानून क्यों जरूरी थे। तो इस किसान कानून के विवादित मुद्दे पर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, ये सुनिए। मैं किसानों के दिल जीतने के लिए निकला हुआ इंसान हूं। मैं छोटे किसानों का दर्द समझता हूं और मैंने हमेशा उनके दिल जीतने का प्रयास किया है और हिंदुस्तान भर के किसानों का मैंने दिल जीता भी है, मेरा साथ दिया है, समर्थन किया है। लेकिन मैंने कहा था, उस दिन भी कहा था टीवी में, कि मैंने किसानों की भलाई के लिए कदम उठाए, लेकिन आज देश के हित में मैं वापस कर रहा हूं। मैं समझता हूं इसको अधिक विस्तार मुझे करने की जरूरत नहीं है। बाद के घटनाक्रमों से पता चलेगा कि क्यों जरूरत पड़ी थी लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का और सरकार का, कि जनता के साथ संवाद करते ही रहना चाहिए और हम लगातार करते हैं। हम कभी भी संवाद टूटना जिसके पक्ष में है ही नहीं। हर किसी को, मुझे भी सुनना चाहिए, मेरी सरकार को भी सुनना चाहिए और बातचीत करना ही चाहिए। बातचीत हमेशा होनी चाहिए और इश्यू पर चर्चा ना हो ऐसा नहीं है। जैसे हम बजट के पहले बजट कैसा बने हद से क्यों पूछते हैं, किसानों से पूछते हैं कि बजट कैसा बनना चाहिए, उनके विचार लेते हैं। ये हम तो मानते हैं कि सब कुछ ज्ञान बाबुओं के पास है और नेताओं के पास है, ऐसा हम नहीं मानते। हमारे देश के पास, हर नागरिक के पास अनुभव है, हर नागरिक के पास ज्ञान का भंडार है। हम तो सबसे संवाद करना चाहते हैं, सबसे सीखना चाहते हैं, सबके सुझावों के आधार पर हम चलना चाहते हैं। बहुत से लोग बार बार पूछते हैं क्या बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, क्या बीजेपी में वंशवाद नहीं है। लोग पूछते हैं नरेंद्र मोदी जब परिवारवाद पर हमला करते हैं वो पूछते हैं कि क्या बीजेपी में ये नहीं आ गया। कई बीजेपी नेताओं के बेटे बेटियां क्या राजनीति में नहीं है। नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी के परिवारवाद और बाकी पार्टियों के परिवारवाद का अंतर समझाया। मोदी ने कहा कि बीजेपी के नेता जनता के बीच जाते हैं, जनता उन्हें चुनती है, लेकिन बाकी पार्टियों में तो परिवारों ने पूरी पार्टी पर ही कब्जा कर लिया है। मोदी ने अपनी बात समझाने के लिए कांग्रेस के अलावा कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक जितनी पार्टियों में परिवारवाद है उन सबका एग्जाम्पल दिया। एक परिवार से अनेक लोग
जनता के बीच में जाएं, एक परिवार से 2 लोग जाएं, 3 लोग जाएं और जनता उनको चुनाव करके भेजे, वो एक राजनीति का पहलू है। लेकिन दूसरा, एक परिवार के लोग ही उस पार्टी के अध्यक्ष बने, उस पार्टी के ट्रेजरर बने, उस पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड बने। पिताजी अगर नहीं कर सकते हैं तो बेटा अध्यक्ष बने, बेटा नहीं कर सकता है और बूढ़ा हो गया है तो उसका बेटा अध्यक्ष करे, पिता नहीं रहे तो पुत्र करे। ये जो विरासत और वारसा बारिश के रूप में चल रहा है, डायनेस्टी के रूप में चल रहा है, कोई डायनेमिक्स है ही नहीं, ओनली डायनेस्टी। ये जब बनता है, पार्टी परिवार की बन जाती है। और आप देखिए हिंदुस्तान की बर्बादी कहां से हो रही है। जम्मू कश्मीर से शुरू करिए, 2 पार्टियां मेन रही वहां, दोनों परिवार की पार्टियां हैं। अभी तक उसका कोई नया नेता देखा ही नहीं। आज देश में जो 18 से 40 साल की उम्र के लोग हैं, उन्होंने इन पार्टियों के जितने नेता देखे, एक ही परिवार के देखे हैं। दोनों पार्टी, पंजाब में देखिए परिवार वाली पार्टी, आप हरियाणा में देखिए परिवार की पार्टी, उत्तर प्रदेश देखिए परिवार की पार्टी, झारखंड देखिए परिवार की पार्टी, आप तमिलनाडु में जाइए परिवार की पार्टी। ये परिवार ही पार्टी चलाता है। परिवार जो चाहे उनका भला। ये लोकतंत्र के लिए बहुत से बड़ा खतरा है। एक पार्टी के 2 लोग अगर एमएलए बन गए, एमपी बन गए, तो वो पार्टी परिवार की नहीं बनी है। और ये दोनों को फर्क समझना होगा। कोई ऐसा कह करके इतने बड़े पाप से भाग जाए, ये नहीं चल सकता है। और मेरा मत है, परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को ही वो नकारता है। दूसरा, जब परिवारवादी राजनीति चलती है, परिवार ही सर्वोपरि होता है। परिवार को बचाओ, पार्टी बचे या न बचे, परिवार को बचाओ, देश बचे या न बचे, ये जब होता है तब सबसे पहले कैजुअलिटी कौन सी होती है? परिवारवादी राजनीति में कैजुअलिटी कौन सी होती है? बेटा जैसा भी होगा लेकिन वही अगला अध्यक्ष बनेगा। तब सबसे बड़ी कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। और सार्वजनिक जीवन में जितनी ज्यादा अधिक टैलेंट आए बहुत जरूरी है। इसलिए राजनीतिक दलों का लोकतांत्रिकरण ये बहुत आवश्यक है। परिवारवादी पार्टियां नए अच्छे नौजवानों को राजनीति से आने से रोकते हैं। मान लीजिए कोई नौजवान है जिसको भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना है, लेकिन बाकी कहीं पर उसको जगह ही नहीं है, कहां जाएगा? क्योंकि बाकी में तो है भाई उसके परिवार का मैं नहीं हूं, तो थोड़े दिन तो मेरा उपयोग होगा, बाद में मुझे फेंक देंगे। मैं उनके काम आऊंगा तब तो चलूंगा, लेकिन मैं राज्य की भलाई के लिए काम करूंगा तो मैं नहीं चलूंगा। सब नौजवान डर रहे हैं सार्वजनिक जीवन में आने से। भारतीय जनता पार्टी को आ रहे हैं तो लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से चल रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि नरेंद्र मोदी ने पंजाब के बारे में क्या कहा। जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें एक पंजाब भी ऐसा राज्य है जहां बीजेपी अपने दम पर न कभी सत्ता में आई, न कभी सबसे बड़ी पार्टी बनी और न ही मुख्य विपक्षी दल बनी। पंजाब में बीजेपी कमजोर क्यों है, इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिटेल में दिया और यह कहा कि इस बार पंजाब में बीजेपी की परफॉर्मेंस सबको सरप्राइज करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक विश्वसनीय पार्टी के रूप में पंजाब में उभरी है। आपने देखा होगा बहुत बड़े वरिष्ठ लोग, समाज जीवन के वरिष्ठ लोग, जिनका राजनीति से लेना देना नहीं थे, वैसे बहुत बड़ी मात्रा में पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। फिर जो राजनीति के बहुत बड़े महारथी हैं, ऐसे लोगों ने भी अपने पुराने दल छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी टिकट दे या ना दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पंजाब के स्थिरता के लिए, पंजाब के विकास के लिए, पंजाब की शांति के लिए बहुत जरूरी है और इसलिए पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का शासन बनना चाहिए। आज पंजाब से आवाज उठी है और इसलिए है हम आगे बढ़े हैं। आज 2 दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। कैप्टन साहब और ढींडसा साहब बहुत पुराने लोग हैं जो राजनीति के वहां महारथी रहे, 3-3 दशक तक जिन्होंने वहां की राजनीति को दिशा दी है। ये लोग आज भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं और इसलिए मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पहले की तुलना में बहुत ही यशस्वी होगी।
आज के इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने राजनीति में कई वर्षों से बनी धारणाओं को ध्वस्त किया, जो पुरानी थ्योरीज हैं उनको निरस्त किया। जैसे हर चुनाव के मौके पर बात होती है एंटी इनकम्बेंसी की, तो मोदी ने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी इसलिए होती थी कि पहले की सरकारें काम नहीं करती थी, जब काम होता है तो कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती। और मोदी की बात सही है, कई चुनाव में प्रूफ हुआ है। जैसे एक बात कही जाती है कि यूपी में एक बार जो जीतता है वो फिर हारता है, वो दूसरी बार नहीं जीतता। लेकिन 2014 से लेकर अब तक 7 साल में नरेंद्र मोदी ने याद दिलाया ये थ्योरी गलत साबित हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी ने 3 चुनाव जीते हैं। नरेंद्र मोदी ने इस धारणा को भी गलत बताया कि उनकी सरकार चुनाव के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है। मोदी ने कहा कि चुनाव की वजह से एजेंसियां भ्रष्टाचार से हुई लूट की संपत्ति वापस लाने का काम तो नहीं रोक सकती, क्योंकि चुनाव लगातार होते रहते हैं। अगर सारे चुनाव एक साथ हों, हर 5 साल में एक बार चुनाव हो, तो ईडी और सीबीआई कहीं दिखाई नहीं देंगी। मोदी ने इस धारणा को भी गलत बताया कि वो नेहरू गांधी परिवार पर पर्सनल अटैक करते हैं। मोदी ने कहा उन्होंने सरकार चलाने वाले प्रधानमंत्रियों पर कमेंट किया, किसी के दादा या पिता पर नहीं। आज के इंटरव्यू में मोदी ने इस धारणा को भी तोड़ा कि किसान योगी से नाराज हैं, मोदी से नाराज हैं। मोदी का कहना है उन्होंने देश भर के किसानों का दिल जीता। उन्होंने कहा कि 3 कानून किसानों के भले के लिए बनाए थे, लेकिन देश हित में उन्हें वापस लिया गया। फिर उन्होंने गिनाया कि उन्होंने किसानों के लिए क्या क्या किया। एक और धारणा है, इंटरनेशनल मीडिया में मोदी पर जब अटैक होता है तो उससे देश की बदनामी होती है। इसका जिक्र आते ही मोदी ने बताया कि इस वक्त देश में सबसे ज्यादा एफडीआई और एफआईआई आई है। 150 देशों को भारत ने वैक्सीन भेजी। इन सब बातों से भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। इसलिए मोदी ने कहा कि इंटरनेशनल मीडिया में जो कहा जा रहा है उस पर कमेंट करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज मोदी ने राहुल गांधी की इस धारणा को भी तोड़ दिया कि मोदी सवालों के जवाब नहीं देते, क्योंकि मोदी ने इलेक्शन के मौके पर आज उन सारे सवालों के जवाब दिए जो विरोधी दलों ने उठाए हैं। मुझे लगता है लोकतंत्र में ये एक स्वस्थ परंपरा है। प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना है। चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी चुनाव पर खुलकर बात की, योगी पर बात की, अखिलेश यादव पर बात की, जयंत चौधरी पर बात की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।